नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी इकोनॉमी की सीरीज़। जो अपने इकोनॉमी के लेक्चर चल रहे थे उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इकोनॉमी के अंदर एक्सटर्नल सेक्टर मतलब अपन ने देखा था जैसे करंट अकाउंट के बारे में, कैपिटल अकाउंट के बारे में, और करंट अकाउंट और किस में डेफिसिट रहता है। करंट अकाउंट में डेफिसिट इंडिया का रहता है नॉर्मली, और कैपिटल अकाउंट में सरप्लस रहता है नॉर्मली। ठीक है, बट इसके एक्सेप्शंस भी देखे थे। और अगर कभी ये कम हो जाए ठीक है, दोनों केस एकदम नेगेटिव हो जाए, तो फिर फॉरेन करेंसी जो है वो इंडिया की कम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि अभी प्रेजेंटली फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स 400 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। और ये अपन को आंकड़े थोड़े थोड़े याद रखने हैं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में लिखोगे ऐसे एग्जैक्ट मत लिखना। बताऊँ क्या लिखना हमेशा कि अब जैसे 420 के आसपास है, लेकिन आप लिखो मोर देन 400 बिलियन डॉलर। ठीक है, इतना लिख दोगे बस, ताकि क्या है अपन 100% एक्यूरेट, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है डेली की डेली डेटा बदलता है। तो आपको एक्यूरेट फिगर सप्लाई करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, आप हमेशा अप्रॉक्स लिख के आओ, मोर देन लेस देन इस तरीके से कुछ लिख के आओ। ठीक है, अगर आप एग्जाम में अपनी ग्रोथ रेट भी लिख रहे हो कि इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है, तो हमेशा 6 to 7% लिखो। एग्जैक्टली कभी भी 7% अपन को नहीं लिखनी है। ठीक है, क्योंकि डेटा क्या है हर बार चेंज होता रहता है, हर 2 महीने में, 3 महीने में, क्वार्टर बेसिस पे। चलो, अब आज अपन डिस्कस करेंगे एफडीआई, एफआईआई और क्यूएफआई। ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो अपने टॉपिक साफ साफ मेंशन्ड है अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, सिलेबस के अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। एक सेकेंड, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं? देखो, एक तो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपन बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब एफडीआई। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो मतलब कि आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी चीज के अंदर, मतलब जैसे शेयर्स परचेज कर रहे हो, तो इसके अंदर वो परचेज क्या करते हैं? शेयर्स। अपन ने पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत देखा था कि एफआईआई, क्यूएफआई और एफडीआई में क्या डिफरेंस होता है। एफडीआई के अंदर वो लोग इंडिया में आके डायरेक्टली बिजनेस ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और एफआईआई के अंदर वो क्या कर रहे हैं? शेयर्स परचेज कर रहे हैं। वो कौन? इंस्टीट्यूशंस। ठीक है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है। जैसे है कौन? लाइक बैंक्स। तो एफआईआई कौन होते हैं? जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए। अब बैंकों के पास आपको पता है बहुत सारा पैसा रहता है। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अच्छा खासा पैसा आता है। पेंशन फंड, अब जैसे मैंने आपको बताया अटल पेंशन योजना, तो सरकार इसके अटल पेंशन योजना एक तरीके से सेल कर रही है, लोगों को बेच रही है, और उसके बदले लोगों से पैसे ले रही है, कलेक्ट कर रही है। अब हर महीने 500 रुपये दो आप, अटल पेंशन योजना आपने सुना होगा, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स, तो ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ये इनके पास खूब सारा पैसा होता है, और ये अपने पैसे को जगह ढूंढते हैं लगाने के लिए। तो इंडिया इनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। क्यों बेस्ट डेस्टिनेशन है? क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? मैंने बताया था आपको, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से समझना है आपको, बिल्कुल भी एकदम तेजी नहीं रखनी इकोनॉमी के अंदर। आप माइंड में कॉन्सेप्ट बिठाओ, ठीक है, वरना फिर क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा तो फिर सबकी सब, वरना अपन ये बहुत तेजी से डिस्कस करते हैं, बहुत स्पीड से, लेकिन उसका फायदा नहीं है। वो चीज़ें आपके बिल्कुल खराब हो जाएगी दिमाग से, है ना, जल्दी से स्किप हो जाएगी तो इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं बिजनेस। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर क्या है? ये लोग इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली, और यहाँ पे कौन है? इंस्टीट्यूशंस। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है। ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है? इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जैसे ये पर्सन है इंडिविजुअल, मान लो इसका नाम है टॉम, तो टॉम इन्वेस्ट कर रहा है कहाँ पे? इंडिया के अंदर, शेयर्स में। क्लियर क्या? और क्यूएफआई और एफआईआई दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कई बार आपने सुना होगा एफपीआई, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसका पूरा नाम है।
आ रही बात समझ में? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में करते क्या है, वो लोग इंडिया के अंदर शेयर्स परचेज कर रहे हैं। अच्छा, जो कंपनीज एक्ट है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से एफडीआई कम से कम, एफडीआई कब मानेगी सरकार? देखो, कोई इंडिया में बिजनेस डाल रहा है, ठीक है, खुद का व्यापार डाल रहा है, तो करेगा क्या? शेयर तो परचेस करेगा ना, ठीक है। ओनरशिप कैसे आएगी? शेयर। तो एफडीआई में भी शेयर परचेस करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि शेयर परचेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शेयर वगैरह आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो शेयर्स परचेज कर रहे हैं, हिस्सेदारी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैसे? कम से कम 10% होनी चाहिए। तो जब आप 10% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेते हो तो आप कहलाओगे क्या? एफडीआई, ठीक है। मतलब आपका इसके अंदर क्या हो गया? थोड़ा इंटरेस्ट हो गया कंपनी के अंदर। आप किसी कंपनी के कितने परसेंट शेयर खरीद रहे हो? कम से कम 10%। अब आप ये मत सोचना 10% बहुत कम अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। रिलायंस के अगर आप 10% शेयर खरीद लो तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एफपीआई में, एफआईआई के अंदर कितना परसेंट है? लेस देन 10%। समझ में आ रहा है? तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि एफआईआई कब माना जाएगा? जब कोई पर्सन 10% से कम शेयर खरीदता है, तो लिखा है ना लेस देन 10% शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो उसे एफआईआई बोलते हैं। लेकिन एफडीआई के अंदर कितना परसेंट शेयर है? कम से कम 10% या उससे ज़्यादा, ठीक है। 10% तो मिनिमम है। मतलब इसमें क्या है, वो एक तरीके से ओनरशिप लेने में इंटरेस्टेड है वो पर्सन। कंपनी के अंदर ओनरशिप तो भले ही 51% के बाद आती है, लेकिन ओनरशिप नहीं ले रहा भले ही, लेकिन वो उसमें कंपनी में अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। फिर अपन ने ये भी डिस्कस किया था दोनों में से स्टेबल कौन सा है, एफआईआई या एफडीआई? एफडीआई। तो गवर्नमेंट हमेशा एफडीआई को ज़्यादा पसंद करती है इन कंपेरिजन टू एफआईआई। अभी अपन समझेंगे एफआईआई क्या क्या दिक्कतें हैं एफआईआई के साथ, ठीक है। अब क्यूएफआई जो है, पहले क्यूएफआई जान लो, सबसे छोटा टॉपिक यही है। तो क्यूएफआई क्या है कि फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया की किसी कंपनी के अंदर, सपोज करो रिलायंस के शेयर परचेज कर रहे हैं 10% से कम, ठीक है। बट वो कौन है? इंडिविजुअल्स है, बस ये ध्यान रखना आप। अब कौन से कंट्रीज के मेंबर्स जो है, कौन से कंट्रीज के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्यूएफआई के थ्रू? अब ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को हमने अलाउ कर रखा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। वही कर पाएंगे जो एफएटीएफ के मेंबर हैं। एफएटीएफ क्या होता है? आपने सुना होगा दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका काम क्या है? जिसका काम है ब्लैक मनी वगैरह को कंट्रोल करना, ये सब काम है ना, ठीक है। तो जो कंट्रीज एफएटीएफ के मेंबर हैं, केवल वही कंट्रीज क्या कर सकते हैं, उन्हीं को इंडिया ने अलाउ कर रखा है कि क्यूएफआई के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो यूएस है, तो यूएस एफएटीएफ का मेंबर है, तो हम आराम से यूएस के लोगों को आराम से अलाउ करते हैं कि आप इंडिया की किसी कंपनी में शेयर परचेज कर लो। अगर वो 10% से कम शेयर परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं क्यूएफआई। लेकिन अगर वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है तब उसे क्या बोलेंगे? एफआईआई। अच्छा, अब एफआईआई के साथ और क्या बात है? एफआईआई जैसे ही इंडिया में आते हैं, अब एफआईआई पे आ गए अपन, है ना, बस क्यूएफआई पे इतना ही जानना है, बस बहुत है। एफआईआई क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के पास, ठीक है। सेबी अपन जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में एक्ट आया था इसका, 1992 के अंदर, ठीक है। आपको पता है 1992 में सेबी क्यों आया था इंडिया में? एक मेजर रीजन था इसके पीछे, एक बड़ा स्कैंडल हो गया था इंडिया में। आपने सुना होगा, उस पर्सन का नाम बहुत फेमस था, हर्षद मेहता, ठीक है। नहीं सुना तो एक बार देख लेना, ठीक है। अभी मत देखना, अब मेंस के एग्जाम के बाद देखेंगे अपन, है ना, ठीक है। अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हर्षद मेहता। ऐसे बहुत सारे लोग थे बड़े बड़े, केतन पारिक, हर्षद मेहता, इन्होंने बड़े बड़े स्कैम्स किए थे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी कोई लॉ आता है ना बड़ा, तो उसके पीछे क्या होता है? एक रीज़न होता है, लॉजिक होता है। इंडिया में पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, ठीक है, लेकिन फिर बाद में कंपनीज एक्ट 2013 आया। इसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था। कौन सा? सत्यम, 2008 के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से कंपनीज एक्ट 2013 आया। ऐसे ही आप लोग इंडिया में क्या है,
सपोज करो IRDA एक्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, आपने सुना होगा इंश्योरेंस को रेगुलेटर है IRDA। ये 1999 में आया एक्ट। ये क्यों आया? क्योंकि 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने अप्लाई कर दिया था। इसी तरीके से MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1991 के अंदर आया, उसको हटा के फिर हमने कंपटीशन एक्ट लिया है 2002 के अंदर। मतलब समझ रहे हो, कोई इवेंट होता है उसके बाद एक्ट आता है। तो ऐसे ही सेबी क्यों आया था? क्योंकि 1991 के अंदर आसपास हर्षद मेहता इशू हो गया था, बहुत फेमस इशू था, आपने शायद प्रीलिम्स के अंदर इसकी कहानी सुनी हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट पढ़ते समय। तो FII के साथ दिक्कत क्या है दोस्तों? FII पहली बात तो क्यों आते हैं इंडिया के अंदर, समझ में आ गया? ये सब लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको क्या लग रहा है, रिटर्न दिख रहा है। ये इंडिया की मदद करने नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है कि ये लोग इंडिया को पैसे दे रहे हैं और इनसे ये इनका ऑब्जेक्टिव है इंडिया की मदद करना, नहीं। ये केवल ये देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो अच्छा खासा रिटर्न है वो मिलता है, ठीक है। तो FII भी क्या लगाते हैं इंडिया में? पैसा लगाते हैं शेयर्स के अंदर। इससे इंडिया के शेयर मार्केट में जो है वो पैसा आता है, अच्छी बात है, पैसा आता है, कंपनीज के पास पैसा आता है। अब दिक्कत क्या है, ये लोग है ना फटाफट से चले भी जाते हैं मार्केट में। अगर थोड़ी सी हलचल होगी और थोड़ा सा शेयर मार्केट डाउन होगा, शेयर के भाव जो है गिरेंगे, तो फिर ये लोग भागना चालू कर देते हैं। दिक्कत ये है, अभी जैसे इस साल क्या हुआ, अभी देखो 2008 में, 2016 में और 2018, 3 साल ऐसे थे जब FII क्या था, नेगेटिव था इंडिया के अंदर। मतलब ये लोग आने की जगह क्या कर रहे थे, जा रहे थे, आउटफ्लो, ठीक है। वैसे तो हर साल क्या हो रहा था, इनफ्लो हो रहा था, मतलब ये लोग आ रहे थे, लेकिन ये 3 साल क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन बनाया, ठीक है। करंट ईयर में 2018 के अंदर करीबन करीबन माना यह जा रहा है कि FII जो है इंडिया से 1 लाख करोड़ रुपए लेके चले जाएंगे। इसका रीजन क्या है? अब सोचो, ये लोग 1 लाख करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अपन ने कल डिस्कस किया था पिछली क्लास में, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ठीक है। क्योंकि ये सब पार्ट किसका है बताओ? ये सब पार्ट, तीनों की तीनों चीजें किसकी पार्ट है? करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट का। अब FII कभी पैसा लेके आए थे तो गवर्नमेंट को मजा आया था, गवर्नमेंट ने कहा फॉरेन करेंसी आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन अब ये पैसा लेके जाएंगे तो फिर ये इनको फॉरेन करेंसी वापस चाहिए अपनी, तब गवर्नमेंट को, मतलब RBI या गवर्नमेंट है, दुखी होगी या नहीं होगी बताओ? होगी, क्योंकि अपनी फॉरेन करेंसी उस टाइम पे जाएगी। तो इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है, ठीक है। तो इस साल देखो आप 1 लाख करोड़ रुपए ये लेके जा चुके हैं इसी साल के अंदर। 2018 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 के बीच में इतने रुपए ये ले जाएंगे टोटल मिला के। ये अनुमान है, 80-90 हजार करोड़ तो ऑलरेडी ले जा चुके हैं ये इसी साल के अंदर अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो FII को अपन अच्छा नहीं कहते, इसलिए क्यों नहीं कहते समझ में आ गया? क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अब अपन बात करते हैं किसकी, FDI की। तो FDI क्या है? FDI मैंने बता दिया, ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, कम से कम 10% शेयर खरीद रहे हैं, उससे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। अब FDI की आपने सुना होगा दोस्तों, लिमिट होती है, ठीक है। FII की भी लिमिट होती है, लेकिन वो लिमिट क्या है, हर इंडस्ट्री वाइज है, हर सेक्टर वाइज है, वो अपने जानने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना, अपन से कभी पूछेगा। बस आपसे, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि FDI FII में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्टेबिलिटी वगैरह इशू, और क्या कौन सा जा रहा है कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, अब अपन एक एक सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं कि FDI का क्या रोल है सेक्टर वाइज। सबसे पहले अपन बात करते हैं ई-कॉमर्स की ना। ये सरकारी पॉलिसीज हैं कि सरकार ने FDI किस किस सेक्टर में कितना अलाउ कर रखा है, ये आपको लिखना भी है, नोट भी करना है, तभी मैंने आपके लिए लिख रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। ई-कॉमर्स आप जानते हैं कि जैसे जो वेबसाइट्स होती है, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, ये सब क्या है, ई-कॉमर्स है। अब आपको पता होगा दोस्तों, ये जो ई-कॉमर्स होता है इसके 2 मॉडल होते हैं। एक तो होता है मार्केट बेस्ड मॉडल और एक होता है इन्वेंटरी मॉडल। ये सर क्या होते हैं? मार्केट बेस्ड मॉडल में तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आपको पता है कोई फ्लिपकार्ट का खुद का कोई गुड्स आता है क्या? क्या मार्केट में आपको फ्लिपकार्ट का खुद का कोई सामान मिलेगा क्या जिसपे फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है? फ्लिपकार्ट कोई कोई गुड्स बना रहा है क्या? नहीं। फ्लिपकार्ट केवल क्या कर रहा है, 2 लोगों को मिला रहा है। किस किस 2 लोगों को मिला रहा है? एक तो बायर को, मतलब बायर जैसे अपन लोग, और एक सेलर, सेलर मतलब दुकानदार। आपको पता होगा, हो सकता है कि आपके पास में कोई किराने की शॉप हो,
है ना, और वो किससे कनेक्टेड हो, फ्लिपकार्ट से। तो मतलब जब आप कभी ऑर्डर कर रहे हो तो आपके पास जो गुड्स आ रहे हैं हो सकता है कि वो आपकी पास वाली दुकान से ही आ रहे हो, लेकिन वो आ किसके थ्रू रहे हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू। इवन जोमेटो की बात कर लो आप, अब जोमेटो को क्या करते हैं, टाई अप करते हैं ये लोग, ठीक है, रेस्टोरेंट से। तो ऐसा थोड़ा है कि जोमेटो ने रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं खुद के, ठीक है, हो भी सकता है खोल भी रखे हो, लेकिन ये मेन काम क्या कर रहे हैं आपको पता है कि ये होटल से टाई अप करते हैं, जो ऑलरेडी होटल्स होते हैं स्टैब्लिश उनसे। तो ये कौन सा मॉडल है, मार्केट बेस्ड मॉडल। समझ में आ गया क्या। तो मार्केट बेस्ड मॉडल के अंदर गवर्नमेंट ने कितना एफडीआई अलाउ कर रखा है, 100% एफडीआई अलाउ कर रखा है, ठीक है, मार्केट बेस्ड मॉडल के अंदर। अभी ये ऑटो रूट क्या लिखा हुआ है इसको भी अपन डिस्कस करते हैं बाद में, रुको। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या होता है, जब कोई पर्सन क्या है, खुद बना रहा है गुड्स, खुद गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है ठीक है, और फिर ई कॉमर्स के अंदर बेच रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर बेच रहा है, ठीक है। तो हमने अभी ये चीज अलाउ नहीं कर रखी, क्यों, क्योंकि इससे छोटे व्यापारी जो होंगे, छोटे बिजनेसमैन होंगे, उनका क्या है, नुकसान हो सकता है। समझ में आ गया क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो बताओ ई कॉमर्स के अंदर कितने टाइप के होते हैं मॉडल्स, मार्केट मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल के अंदर क्या होता है, जो माल बिक रहा है ई कॉमर्स पे वो खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इन्वेंट्री मॉडल। लेकिन हमने इस पे एफडीआई अलाउ नहीं कर रखा फिलहाल, हमने केवल किस पे अलाउ कर रखा है, मार्केट मॉडल के अंदर, और वो भी कितना परसेंट, 100%। अब देखो एफडीआई अलाउ करने के दोस्तों दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। ध्यान से समझना, पूरे एफडीआई के अंदर कॉमन है। एफडीआई अलाउ करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। और ये चीज़ें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अपन तो आरएस कर रहे हैं तो अपन को तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल लगती है ना, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, जब गवर्नमेंट की परमिशन नहीं रिक्वायरमेंट है, नहीं रिक्वायर्ड है, जब गवर्नमेंट की परमिशन आपको नहीं चाहिए तो उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। मतलब एफडीआई आने दो, बाहर से पैसा आने दो, लेकिन सरकार की परमिशन नहीं चाहिए। अप्रूवल रूट में क्या चाहिए, सरकार की परमिशन चाहिए। आपको दोस्तों याद होगा कि पहले इसके लिए एक बोर्ड होता था, FIPB, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड, ऐसे कुछ नाम था इसका, ठीक है। तो अब ये बोर्ड गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया। पहले क्या होता था, अप्रूवल रूट जब भी कहीं पे लिखा रहता था एफडीआई पॉलिसी के अंदर, तो अप्रूवल किससे लेनी पड़ती थी, इस बोर्ड से लेनी पड़ती थी। तो सर फिर अब कौन देगा अप्रूवल, अब ये बोर्ड तो अबॉलिश कर दिया गवर्नमेंट ने। दोस्तों अब अप्रूवल देती है गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है, वो खुद अप्रूवल देती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एफआईपीबी क्यों हटाया, गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि अब ज्यादातर जो एफडीआई है वो ऑटोमेटिक रूट से है, तो अप्रूवल रूट जो है बहुत कम केस में देखा जा रहा है। तो अगर देखा भी जा रहा है तो उसके लिए अलग से बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का खर्चा आता है, ठीक है, स्टाफ अपॉइंट होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम बोर्ड बनाने की जगह क्या करते हैं, उस रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को चार्ज दे देंगे। रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री मतलब अब जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर एफडीआई की कुछ परसेंटेज है, ठीक है, लेकिन वो अप्रूवल रूट से अलाउड है। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, उसके पास वो एप्लीकेशन चली जाएगी। समझ में आ गया क्या। इसी तरीके से कोई भी मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री मान लो अप्रूवल रूट से एफडीआई अलाउ है, तो अप्रूवल रूट अप्रूव कौन करेगा उसको, डिफेंस मिनिस्ट्री खुद अप्रूव करेगी, या उसका कोई डिपार्टमेंट जो होगा वो अप्रूव करेगा। समझ में आ गया क्या, ये अपन को बातें पता होनी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, ई कॉमर्स के अंदर 100% एफडीआई अलाउ है, वो भी कौन से रूट से, ऑटोमेटिक रूट से, मतलब सरकार की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन कौन से मॉडल में, मार्केट बेस्ड मॉडल के अंदर। बस इतना सा याद रखना है, इससे यार रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है। एफडीआई इंश्योरेंस की बात करो। पहले दोस्तों ये एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई कितना परसेंट था, 26% था, फिर उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 49% कर दिया, ठीक है, 2015 के अंदर। अब थोड़ी सी कहानी समझ लो आप इसके बारे में। पहले क्या होता था, इंश्योरेंस सेक्टर केवल प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनीज के लिए ओपन था, ठीक है, जो मतलब सरकार की मोनोपोली थी एक तरीके से 1999 तक कह लो आप। फिर आईआरडीए एक्ट आया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है,
IRDA एक रेगुलेटर है, आपको पता है आज इंश्योरेंस जितनी भी कंपनीज है उनके ऊपर क्या है, एक रेगुलेटर बना हुआ है IRDA, ठीक है। और हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इंश्योरेंस जो है वो ओपन कर दिया, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी इंश्योरेंस को अब बेच सकती है। आप देख ही रहे हो बहुत सारी, जैसे ICICI लॉम्बार्ड है ना, बहुत सारे हैं जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस करते हैं। तो मतलब हमने क्या किया 1999 के अंदर ऐसा किया, क्यों किया, क्योंकि 1991 के अंदर हमने LPG अपना लिया था, तो हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करने थे और मोनोपोली जो थी सरकार की खत्म करनी थी सारे सेक्टर्स के अंदर। अब गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए, रेगुलेटर का, ठीक है। गवर्नमेंट का काम ये नहीं होना चाहिए खुद बिजनेस करने का। ये पर्पज से हमने 1991 के बाद जितने भी फील्ड्स थे उनके अंदर जो मोनोपोली थी उसको खत्म करके उसके अंदर कंपटीशन बढ़ाने की बात करी, ठीक है। 1999 में ऐसा हो गया, ये IRDA एक्ट आ गया। फिर हमने बोला कि 2015 के अंदर, आपको पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है। हमेशा इंडिया को आप मार्केट की तरह देखे करो एक, ठीक है। फॉरेन कंपनी इंडिया को कैसे देखती है, मार्केट की तरह। यहाँ पे माल बेचने के लिए बहुत सारे अवसर हैं, ठीक है, मतलब अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों ने इंश्योरेंस बहुत कम करा रखा है, ठीक है, आपको पता ही है। इंश्योरेंस जो है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, वो तो बहुत ना के बराबर ही है, ठीक है। इंश्योरेंस बहुत कम करा रखा है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ चुकी है, आप देख रहे हो हर साल जो है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो बढ़ चुकी है, अभी शायद 78-79 के आसपास है। उसमें भी फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है मेल से, वो अपन को पता है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज को लेके गवर्नमेंट ने कहा कि हम FDI अलाउ कर देते हैं, कितना 49%, जो पहले कितना होता था 26% होता था। इससे फायदा क्या होगा, 49% ही क्यों किया, एक चीज आप ये समझो जरा। अभी भी हमने क्या है, मतलब जो फॉरेन कंपनीज है उनको ओनरशिप नहीं दी है, ठीक है, समझ रहे हो आप। सोचो 49% FDI अगर फॉरेन कंपनी का है, मान लो कोई फॉरेन कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ये विदेशी कंपनी है, ठीक है, और इंडिया की कंपनी है ABC। तो FDI 49% अलाउ करने का मतलब क्या है कि फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर कितने शेयर्स परचेज कर सकती है, 49%। तो इंडियन कंपनी को कितने परचेज करने पड़ेंगे, 51%। तो बताओ जरा वेटेज दबदबा किसका रहेगा इस कंपनी के अंदर, इंडियन कंपनी का। मतलब हमने जो ज़्यादा मैनेजमेंट दे रखा है, पावर दे रखी है, वो किसके अंदर दे रखी, किसको दे रखी है, इंडियन कंपनी को दे रखी है। क्यों, क्योंकि आप सोचो पैसे का मामला है ना, ये फॉरेन कंपनी जो है ये अब सोचो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, अपन लोग प्रीमियम देते हैं और वो बाद में क्लेम पास करते हैं, तो कितना सारा पैसा फॉरेन कंपनी के हाथों में ऐसे ही चला जाएगा वरना। तो इसीलिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ठीक है, बस इतना बहुत है जानना। थर्ड में आ जाओ, FDI इन डिफेंस। FDI इन डिफेंस क्या चक्कर है, देखो दोस्तों आपको पता है कि इंडिया है ना, जो बहुत सारा इक्विपमेंट्स है वो ज़्यादातर इंपोर्ट करता है। अपन कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, मेनली रशिया से और इजराइल से और US से, ठीक है। तीन अपने क्या है इंपोर्टिंग जो है वो पार्टनर्स है, डिफेंस पार्टनर है मेनली, जिनसे अपन सामान इंपोर्ट करते हैं। अब दिक्कत क्या है, ये लोग कभी भी या कहीं से भी अपन इंपोर्ट करें, चाहे फ्रांस से करें, चाहे इटली से करें, चाहे कहीं से भी करें, US रशिया वगैरह, ये लोग अपन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी नहीं देते। ये हमेशा अपन को एक स्टेप बिहाइंड वाली टेक्नोलॉजी देते हैं। मतलब जैसे इनके पास जो फाइटर प्लेन बनेगा तो वो थोड़ा एडवांस होगा, ये अपन को उससे जस्ट पिछले वाले जनरेशन का फाइटर प्लेन देंगे ज़्यादातर केस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई हर कोई चाहेगा कि खुद के पास जो है वो डोमिनेटिंग चीज़ रहे, ठीक है, तो ये अपन को थोड़ा सा पुराना माल देते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि अपन जब इनसे FD मतलब कितना सारा अपन को पता है कि अपन अपने पास में जो दोनों की दोनों नेबरहुड्स हैं, पाकिस्तान और चाइना, वो दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और दोनों के पास अप्रोक्स डेमोक्रेसी जो है वो नाम की है, ठीक है। एक ने तो कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया कि भाई आप पूरी जिंदगी भर तक प्रेसिडेंट रहो, ठीक है, और एक पाकिस्तान, उसकी तो बात ही मत पूछो, वहाँ पे तो क्या है बहुत ही कम केस होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे कर पाता है। नवाज शरीफ का भी एग्जाम्पल देख सकते हो आप। तो ना तो इनमें कंट्री में डेमोक्रेसी है और इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है और इनकी इंडिया से फाइटिंग भी हो चुकी है। तो इंडिया को डिफेंस हमेशा चाहिए होता है और इंडिया का जो डिफेंस का खर्चा है वो बहुत मोटा है ना। तो अब वो डिफेंस अपन इंपोर्ट करते हैं तो उससे कितनी सारी फॉरेन करेंसी जाती है। सोचो अगर ये चीज़ें इंडिया के अंदर ही बनने लग जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाए, ठीक है।
तो इंडिया के अंदर बनने का तरीका क्या है? अब इंडिया के पास दिक्कत क्या है? पैसा तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, पैसा भी चलो अपन निकाल ले कहीं ना कहीं से, लेकिन टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना। तो अब क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? एफडीआई अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने। एफडीआई अलाउ करने से क्या होगा? एक तो अपन को बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, ठीक है। मतलब वो क्या है, बाहर से जो फॉरेनर्स हैं वो आएंगे, इंडिया के अंदर इंडस्ट्री ओपन करेंगे, ठीक है। और हमने एफडीआई कितना अलाउ कर रखा है इसमें? 49% ऑटोमेटिक रूट से। अगर 49% के बाद भी अगर फॉरेनर चाहता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी के अंदर, तो उसे कितना परसेंट कर सकता है? वो 100%। लेकिन किस रूट से? फिर अप्रूवल रूट से कर पाएगा, ठीक है। तो उससे इंडिया को फायदा क्या होगा? पहली बात तो अपन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, अपने को आउटफ्लो ऑफ इन फॉरेन करेंसी होगा ही नहीं। एफसी मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो से अपन बच जाएंगे, जो अपन ने इतनी मेहनत से कमाई है। प्लस मेक इन इंडिया प्रमोट होगा, ये बहुत अच्छी बात है। प्लस हम अपने हथियार को बेच और पाएंगे किसी और को, ठीक है। एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे ना। अभी हम कैसे एक्सपोर्ट करें? अभी तो खुद का ही नहीं है वो बनाया हुआ चीज, ठीक है। जैसे इंडिया ब्रह्मोस बेचने की बात करता है वियतनाम को, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, ठीक है। अगर सोचो इंडिया ने खुद ने बनाई होती तो फिर और भी इजी रहता किसी भी कंट्री को बेचने में, ठीक है। तो समझ में आ गया? 49% जो है हमने ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल दे रखी है इसमें, मतलब अलाउड है, आराम से कोई भी कर ले, गवर्नमेंट की परमिशन ही नहीं चाहिए। और अगर 49% से ऊपर जा रहे हो 100% तक, तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल किसकी लेंगे? डिफेंस मिनिस्ट्री की। अभी इसके अंदर लेटेस्ट चेंज आया इसी साल, क्या गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो एक था उस क्लॉज को हटा दिया। ये एक क्लॉज था, क्लॉज मतलब क्या होता है? रूल कह सकते हो आप। ये रूल था एक। पहले क्या लिख रखा था कि कोई भी पर्सन अगर बाहर से इन्वेस्ट करता है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो तभी इन्वेस्ट कर पाएगा, एफडीआई तभी लेके आ पाएगा जब वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लेके आएगा। इसका क्या मतलब होता है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी जो मार्केट में चल रही है, सबको जो पता है, इससे ज़्यादा नई कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पहले ये नियम लगा रखा था, लेकिन इससे क्या है, कई बार कुछ लोग आ नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट को लगा ऐसा करते हैं ये नियम को हटा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इस नियम को हटा दिया। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी अब जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर कैसे भी आप टेक्नोलॉजी लेके आओ तो वो अलाउड है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। ये इसी साल हुआ है ये चेंज। सिंगल ब्रांड रिटेल पे आ जाओ। सिंगल रिटेल ब्रांड पे इसमें क्या है? सिंगल रिटेल ब्रांड मैंने आपको पहले भी कई बार डिस्कस किया है। जैसे एडिडास कंपनी है, तो एडिडास केवल क्या बेच रहा है बताओ? एडिडास के जूते, ठीक है, एडिडास के शूज, या नाइकी है, ठीक है, या एप्पल का शोरूम है, तो वो केवल एप्पल के प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो क्या है? सिंगल रिटेल ब्रांड। हमने इस साल इसमें चेंज किया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहले अलाउ नहीं था इतना। अब हमने इसमें 100% एफडी अलाउ किया है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है। मल्टी ब्रांड रिटेल, अगर आप बात करो, मल्टी ब्रांड रिटेल भी होता है, जैसे सिंगल ब्रांड रिटेल होता है वैसे ही मल्टी ब्रांड रिटेल भी होता है, बस। लेकिन हमने उसके अंदर एफडीआई इतना अलाउ नहीं कर रखा, अलाउ कर रखा है 49-50% के आसपास है, ठीक है। वो क्यों अलाउ नहीं कर रखा मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो कोई बड़ी सी कंपनी है वॉलमार्ट, और वो इंडिया में स्टोर खोले, ठीक है, तो उससे क्या होगा? वॉलमार्ट आपको पता है जैसे बिग बाजार है, तो बिग बाजार के अंदर हर तरह का प्रोडक्ट मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टी ब्रांड रिटेल। बिग बाजार ले लो, रिलायंस फ्रेश ले लो, इस तरीके से मल्टी ब्रांड रिटेल है ये लोग, ठीक है, हर तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स इंडिया में खोलेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा? जो छोटे दुकानदार हैं वो मर जाएंगे बेचारे, है ना। वो बोलेंगे कि यार हमारा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा। तो पिछले साल हमने मल्टी ब्रांड रिटेल ओपन तो किया है थोड़ा बहुत, है ना, 49-50% के आसपास है, लेकिन हमने उसके अंदर मेन बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में ये चीज़ लेके आनी है और किस स्टेट में नहीं लेके आनी, ठीक है। एक चीज़ तो ये, प्लस और भी रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको लोकली बहुत सारा गुड्स परचेज करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए, ऐसे करके बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। उतना अपन को जाने डिटेल में जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं एविएशन सेक्टर, मतलब एरोप्लेन वगैरह, इनके अंदर कितना
एफडीआई अलाउ है, तो 100% अलाउड था पहले भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑटोमेटिक रूट से। ऑटो रूट मतलब ऑटोमेटिक रूट 100% एफडीआई अलाउ था, लेकिन हमने इस साल ओपन कर दिया 49% किसमें, एयर इंडिया पे। ये भी मैंने आपको डिस्कस कर चुके हैं अपन क्लास में ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया आपको पता है बहुत सारे लॉसेस के अंदर है, इसके ऊपर बहुत सारा लोन है, ठीक है, मतलब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है, चल रहा है इसका जो लोन है। ऑलरेडी गवर्नमेंट है ना इतना सारा पैसा डाल चुकी है इसके अंदर, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो लॉस से रिकवर हो ही नहीं पा रही एयर इंडिया। तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो ऐसा करते हैं, हम 49% एफडीआई अलाउ कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हो 49% एफडीआई अलाउ होने के बाद भी 51% शेयर होल्डिंग किसकी रहेगी, गवर्नमेंट की, ठीक है, तो मतलब डोमिनेट कौन करेगा, सरकार, ठीक है, समझ में आ गया, मतलब ये दोनों की दोनों मिलके काम करेंगे, तो इधर प्राइवेट सेक्टर और इधर सरकारी सेक्टर। तो इससे फायदा क्या होगा, जब ये दोनों मिलके एयर इंडिया पे कंट्रोल करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर किस लिए जाना जाता है, अपनी एफिशिएंसी के लिए, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो ये फिर अपने आप एयर इंडिया को लाइन पे ले आएंगे, गवर्नमेंट का ये टारगेट है, ठीक है। बैंकिंग, अपन बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक में एफडीआई कितना अलाउ है, 20%। इन सब ध्यान रखना, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट है ना विचार कर रही है कि सब पे एफडीआई बढ़ा दें, किसी पे गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि एफडीआई को कम करें। ज़्यादातर केस में हमेशा गवर्नमेंट का विचार रहता है कि एफडीआई बढ़ा दें, ठीक है। एफडीआई क्या फ़ायदा है एफडीआई का, कि टेक्नोलॉजी आएगी, अब देख ही रहे हो आप, बहुत सारे फायदे, टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा आएगा, है ना, इंडिया का जो जो प्रोडक्शन है इंडिया का बूस्ट होगा, ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी बचेगी, इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है, तो ये सारे फायदे हैं एफडीआई के, ठीक है। एफडीआई स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एफआईआई। तो बैंकिंग सेक्टर में, सरकारी बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक में कितना एफडीआई अलाउ है, 20%, ठीक है। गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही थी कि भाई इसको बढ़ा दें। क्यों बढ़ा दें, आपको पता है कि जो अभी एनपीए की समस्या है इंडिया के बैंक्स में, कौन सी समस्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसका जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का जो एफडीआई है वो बढ़ा दें। आपको पता है अभी गवर्नमेंट जो है विचार कर रही है जो बहुत सारे बैंक्स हैं उन सबका क्या कर दिया जाए, कंसोलिडेशन कर दिया जाए, ठीक है। तो अभी किया भी था, एसबीआई के जो 5 जो सब्सिडरी बैंक थे उनको कंसोलिडेट कर दिया, फिर इस साल वापस से बात हुई कि कुछ बैंकों का और कंसोलिडेशन कर देते हैं, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है कि बैंक्स को कुछ प्राइवेटाइज भी कर देते हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में कितना है अलाउड, बैंक्स जैसे एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, तो इसमें कितना अलाउड है एफडीआई, 49% ऑटोमेटिक रूट से, और अप्रूवल रूट से कितना, 74%, ठीक है। तो जैसे एचडीएफसी है, तो आपने एचडीएफसी बैंक के बारे में सुना होगा, एचडीएफसी बैंक का शायद जो एफडीआई है उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी 73% है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये भी विचार कर रही है कि हम 74% से इसको और बढ़ा देते हैं, तो बाहर का पैसा और आ जाएगा, समझ में आ गया। ये है कहानी पूरी की पूरी एफडीआई की, तो इतना जान लीजिए आप, ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं, एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस, ताकि अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप लिख पाए। ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट ही पता हो तो वो भी बहुत है। एफडीआई के अंदर क्या होता है, कितना परसेंट शेयर परचेज कर रहे हैं अपन, 10% या उससे ज्यादा, 10% और मोर शेयर्स परचेज, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से। कंपनीज एक्ट किस साल आया था, 2013 में आया था। आपके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला टॉपिक है ना, ठीक है, वो कंपनी एक्ट से ही निकलता है, और सीएसआर वाला भी कंपनी एक्ट से निकलता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना अपने, वो भी वहीं से निकलता है। लेस देन 10% शेयर्स परचेज। सेकेंड पॉइंट क्या है, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। तीसरे में आप एग्जांपल लिखेंगे वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या कर रहा है, इंडिया में बिजनेस डाल रहा है। इधर एग्जांपल क्या लिखेंगे आप, शेयर्स परचेज इन
रिलायंस। शेयर्स किस में परचेज करे आपने? रिलायंस के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे? FII। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो बताओ पहला पॉइंट क्या है? 10% या उससे ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब जैसे ही कभी अगर शेयर मार्केट गिरेगा तो FII तुरंत भागना चालू हो जाते हैं। जैसे इस साल हुआ ना, इस साल ये ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से, नहीं हाँ 1 लाख करोड़ पे करीबन करीबन ये जा चुका है इंडिया से। तो सोचो आप, कोई कम अमाउंट थोड़े है। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखना, ये लोग आते क्यों है इंडिया में, ये सब की सब इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव है रिटर्न कमाना, रिटर्न अर्न करना। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। और ये जाते क्यों है इंडिया से? क्योंकि इनको जब लगता है कि इंडिया के अंदर नुकसान है रुकने में, तो ये चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जिट कर देते हैं। बट एग्जिट में ये जल्दी करते हैं और ये लेट करते हैं, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, एक चीज और मैं बता रहा था, अभी इन्होंने इस साल जो है, आपके माइंड में आएगा कि इस साल इन्होंने इतना सारा एग्जिट क्यों किया है FII ने, तो आप ये भी समझ लो। ठीक है, इसका भी एक अच्छा खासा रीजन है। US की इकोनॉमी इसके ऊपर बहुत बड़ा रीजन है। आपको पता है जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे US के अंदर कौन सा बैंक है, वहां का सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? जैसे इंडिया के सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक। वैसे ही US के सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? फेडरल बैंक। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ 5 मिनट की, और आपको वो स्टोरी बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। US में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस को क्या बोलते हैं? सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं। आपने सुना है इसके बारे में? क्या हुआ था इसके अंदर कि एक बैंक था बड़ा, जिसका नाम था लेमैन ब्रदर्स। ये कोलैप्स कर गया था, मतलब ये दिवालिया हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था। ठीक है, इसके कई सारे रीजन थे। वहाँ पे जो लोन, इसने बहुत सारे लोन बांटे थे, लेकिन वो लोन का पेमेंट रिकवर नहीं हो पाया। ठीक है, मॉर्गेज लोन जो होते हैं ना, प्रॉपर्टी वाले लोन, तो इनको लग रहा था सबको कि प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो US के अंदर इन्होंने खूब सारे लोन बांटे। ठीक है, इस बैंक ने, लेकिन ये बैंक कोलैप्स कर गया जब लोगों से पैसा नहीं मिला। तो इस समस्या को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या, मतलब पैसा जो बैंकों का था वो डूब गया। ठीक है, इससे US के अंदर रिसेशन आ गया, मतलब मंदी का दौर आ गया। अब क्या है भाई, बैंकों का पैसा डूब गया, बैंक अब आगे क्या है सोचो, लोगों का कितना सारा डिपॉजिट्स होगा बैंक के अंदर, है ना, वो कितना डूब गया होगा, प्लस बैंक अब आगे लोन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इन सब समस्याओं के चलते US की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल खराब हो गई। 2008 की बात है ये। इससे रिपल इफेक्ट आया। रिपल इफेक्ट मतलब जैसे अपन पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो लहरें जो होती है ऐसे ऐसे जाती है। ठीक है, यूं यूं यूं, तो ये रिपल इफेक्ट होता है। इससे रिपल इफेक्ट किधर आया? यूरोप के अंदर आया, और भी ज़्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमीज में आया। इवन इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आया। सबसे हाई इफेक्ट आया ICICI बैंक को। ठीक है, बट पीछे सेंट्रल इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक बैठा था तो कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। बात वापस करते हैं US की। तो 2008 के अंदर US के अंदर क्या हुआ, जब ये इफेक्ट आया तो लोग जो है ना, इकोनॉमी जो है पूरी ठंडी पड़ गई, डिमांड जो थी खत्म हो गई है ना, इकोनॉमी ठंडी। रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी। मंदी में क्या होता है, लोग डिमांड क्या करते हैं, चीज़ों की कम करते हैं। उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड कहाँ से करेंगे? तो US की जो फेडरल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक की तरह, उसने सोचा कि हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट को गिरा देते हैं। ठीक है, अगर सर इससे क्या फायदा होगा? अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी तो बैंक है ना लोन दे पाएंगे किसको? लोगों को आराम से, और लोग बाग जो है आसानी से लोन लेके बिजनेस कर पाएंगे। तो थोड़ी बहुत तो डिमांड होगी ना कम से कम इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो इकोनॉमी चलती रहेगी इससे। तो US ने इंटरेस्ट रेट जो थी वो बहुत कम कर दी। समझ में आया? लेकिन इससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो गया, कई सारे जिनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना था, तो वो अब किधर आ गए?
इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। आपको पता है इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या रहती है, हाई रहती है। तो उन्होंने अब इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। 2008 से 9 से 10 से ऐसा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता रहा इंडिया के अंदर। लेकिन अब अचानक क्या हो रहा है इस साल 2018 के अंदर यूएस की जो इकोनॉमी है वो सुधर रही है, अच्छी हो रही है वापस से, है ना, ग्रो कर रही है। तो अब जो फेडरल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट क्या कर रही है वहां पे, वापस उसको इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो एक तो इससे क्या हो रहा है, जो एफआईआई था वो जो पैसा इंडिया में लेके आ चुका था ऑलरेडी, वो वापस इंडिया से कहाँ लेके जा रहा है, यूएस के अंदर लेके जा रहा है, क्योंकि उसे फायदा किधर नजर आ रहा है, यूएस के अंदर नजर आ रहा है। दूसरी बात क्या, ट्रंप आपको पता है कि कैसी बातें करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म, है ना, क्या बोलते हैं ट्रंप, प्रोटेक्शनिस्ट बातें करते हैं हमेशा। ट्रंप की आदत है अमेरिका फर्स्ट करने की। तो ट्रंप ने क्या है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी फॉरेन कंपनी पे कि जो बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। कुछ टैक्स रिफॉर्म्स भी ले आए ट्रंप यूएस के अंदर, तो टैक्स रेट भी कम कर दी, ठीक है। और जो फॉरेन कंपनीज है, जो मतलब जो यूएस की कंपनीज है जो बाहर इन्वेस्ट कर रही है और यूएस के अंदर कम इन्वेस्ट कर रही है, उनको एक तरीके से पेनलाइज करना चालू कर दिया और बोलना चालू कर दिया कि भाई वहाँ पे पेनल्टीज लगा सकते हैं। तो उन इकोनॉमीज में डर बैठ गया, उन कंपनीज में डर बैठ गया। अब वो अपना जो पैसा है इंडिया से क्या कर रहे हैं, वापस निकाल के कहाँ लेके जा रहे हैं, यूएस के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। प्लस इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है, अभी आपने देखा डॉलर, वो डॉलर जो है कितने तक पहुंच गया था, 75 तक पहुंच गया था, ठीक है। मतलब इस साल डॉलर के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत रही थी क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, अब अपना जो एफआईआई है वो उल्टा वापस जा रहा है, ये हुआ है। क्लियर क्या, ये मैंने आपको केवल नॉलेज के लिए बताया, तो इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इकोनॉमी पढ़ने के। अब अपन दोस्तों एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक की बात करते हैं जो 12th की एनसीईआरटी में भी दे रखा होता है, इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, कि एक्सचेंज रेट कितने टाइप की होती है, ठीक है। और आपने कभी सुना होगा कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ रुपीस, डिवैल्यूशन ऑफ रुपीस, रिवैल्यूशन ऑफ रुपीस। आपको लगा होगा इनमें फर्क क्या होता है, हमें पता नहीं है। तो अपन आज इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। वो मैंने नाम ऑलरेडी लिख रखे हैं क्योंकि ताकि मैं भूलूं नहीं कि वो डिस्कस करना है मुझे ना, वरना फिर वो अगली क्लास में हो जाता है डिस्कस, डिले हो जाता है फिर। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, देखो यहाँ पे जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जैसे अपन तो आरबीआई की बात करते हैं ना, अपन तो आरबीआई से मतलब है अपन को, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई एक्सचेंज रेट खुद तय करता है। जैसे $1 कितने का चल रहा है, मान लो 50 रुपए का, ठीक है। तो अब लोग बाग क्या करें, ज्यादा डॉलर परचेज करना चालू कर दें, ठीक है। ये अच्छा, $1 किसने किसने फिक्स करा, ये आरबीआई ने खुद ने फिक्स किया। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है। अब क्या हुआ कि आपको पता है डॉलर की डिमांड हमेशा रहती है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि लोग बाग किसके पास आएंगे, आरबीआई के पास आएंगे डॉलर खरीदने के लिए, ठीक है। आरबीआई के पास जो डॉलर के रिजर्व्स हैं वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है, डॉलर के रिजर्व्स। तो अब आरबीआई इस केस में क्या करती है, इस डॉलर की जो रेट है उसको बढ़ा के 60 कर देती है। ये कर कौन रहा है सब कुछ, आरबीआई खुद कर रही है। क्यों, क्योंकि डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज हो गई है, ठीक है। डिमांड क्यों हो गई इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है कि अपन को यूएस की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है, बहुत लोगों को। तो किसी भी वजह से अपन यूएस के अंदर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कई लोग यूएस में पढ़ना चाहते हैं, कई लोग इलाज कराना चाहते हैं, तो इस वजह से यूएस की करेंसी की जो डिमांड है वो हमेशा रहती है। तो डिमांड रहती है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और आरबीआई के पास डॉलर है लिमिटेड, तो आरबीआई जो इस सोच के अंदर कि भाई मेरे पास जो डॉलर है वो ख़त्म ना हो जाए,
उससे डॉलर की रेट बढ़ा दी, कितनी कर दी, 60 रुपये कर दी। तो इसमें बताओ क्या महंगा हुआ है, डॉलर महंगा हुआ है लेकिन रुपीस सस्ता हो गया, गिर गया। इसे अपन बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीस। डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, वर्ड क्या यूज किया गया है, डिवैल्यूएशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो जाए, डॉलर को खरीदना पसंद ही नहीं कर रहा, सब इंडिया के अंदर जो है वही रहना पसंद कर रहे हैं, सब इंडिया के माल खरीद रहे हैं, पूरा मेक इन इंडिया चल रहा है अच्छी तरीके से, तो आरबीआई क्या कर सकता है, जो डॉलर की रेट है वो सस्ती कर सकता है। अब एक डॉलर कितने में मिलेगा, 40 में। क्यों, डॉलर की डिमांड को बढ़ाने के लिए। तो आरबीआई ने क्या करा बताओ, इसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीस, रिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीस, आईएनआर बोल देते हैं शॉर्ट में इंडियन रुपीस को। समझ में आया। तो ये होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। खेल कौन रहा है, सब कुछ आरबीआई कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, मार्केट के हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहा, बस सब कुछ अपने हिसाब से रेट फिक्स कर रहा है। तो जब रेट कम हो जाती है रुपीस की, गिर जाती है रुपीस की रेट, तो उसे क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन। अगर रुपीस की रेट बढ़ जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मतलब कम होना, ठीक है, और रिवैल्यूएशन मतलब बढ़ना। समझ में आ गया, बढ़ना और कम होना। अब आते हैं अपन किस पे, फिक्स एक्सचेंज रेट के बाद। अच्छा, क्या इंडिया ऐसा करता है क्या, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है क्या, नहीं, इंडिया ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं करता। आया समझ में। अब आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना है इस बार, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस बार जो डॉलर की रेट है वो काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, 75 तक पहुंच गया, 75 से भी शायद ज़्यादा हो गया था। तो अपन को पता होना चाहिए, अब तो फिर भी थोड़ा स्टेबल हो रहा है, वापस से कम पे आ गया, तो ये पता होना चाहिए एक्सचेंज रेट फिक्स कैसे होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में सारा काम कौन करता है, मार्केट। यहां पे सारा काम कौन कर रहा था, आरबीआई। मार्केट खुद तय करेगा रेट क्या होगी। सर मार्केट कैसे तय करता है, मार्केट तय करता है डिमांड और सप्लाई के नियम के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा एक पर्सन था बहुत बड़ा जिसका नाम था एडम स्मिथ। बहुत बड़ा पर्सन मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। ठीक है, ये 1776 में इसने एक बुक लिखी थी, नाम याद है आपको, वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसने बात करी थी किसकी, इनविजिबल हैंड्स की। इनविजिबल हैंड्स मतलब क्या होता है, इसको वो लिखता था लेजी फेयर। आपने कभी इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा होगा इसको। ये फॉरेन वर्ड है, शायद इटली का वर्ड है, इटालियन वर्ड है शायद, है ना, ऐसे मेरे को याद नहीं किधर का वर्ड है एग्जैक्टली, लेकिन इसका मतलब होता है इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल हैंड्स मतलब कि मार्केट को डिटरमाइन करने तो गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब चीजें कौन तय करेगा, मार्केट तय करेगा। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी उसी के आधार पे है। ठीक है, मार्केट तय करेगा डिमांड और सप्लाई के नियम के हिसाब से कि रेट क्या होनी चाहिए। बताओ सब्जी की रेट आज गवर्नमेंट तय करती है क्या, कि आलू टमाटर किस रेट पे बिकेंगे, नहीं, किस पे डिपेंड करता है, मार्केट पे। अगर सब्जी की पैदावार कम हो गई तो फिर उसकी रेट बढ़ जाएगी, और सब्जी की पैदावार बढ़ गई तो अपने आप रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके हिसाब से तय हो रहा है, मार्केट के डिमांड और सप्लाई के नियम के हिसाब से। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। क्या इंडिया ये फॉलो करता है, नहीं, इंडिया ये भी सिस्टम फॉलो नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो वैसे अभी एग्जाम इसी के अंदर पढ़ रहे हैं अपन, $1 पहले 50 रुपए का था, डॉलर की डिमांड बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। बताओ डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी रेट बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी सर। किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अपन को पता है। तो बताओ बताओ इसे क्या बोलेंगे। पहले $1 50 का था, अब $1 कितने का हो गया, 60 का। लेकिन हुआ किसकी वजह से, मार्केट की वजह से, डिमांड और सप्लाई के नियम की वजह से। इसको पता है क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं
डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस, इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस। ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे, डिवैल्यूशन ऑफ रुपीस। ध्यान देना बहुत ध्यान से, है ना, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूशन में डिफरेंस होता है। डिवैल्यूशन कौन कर रहा है, खुद आरबीआई। डेप्रिसिएशन कौन कर रहा है, मार्केट। समझ में आया, केवल ये डिफरेंस है। बाकी देखो, पहले डॉलर 50 का था, 60 का हो गया तो मैंने क्या कहा उसे, डिवैल्यूशन। यहाँ पे पहले डॉलर 50 का था, फिर 60 का हो गया तो मैंने उसे क्या कहा, डेप्रिसिएशन। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे डिवैल्यूशन जो करने वाला कौन है, वो आरबीआई है, ठीक है। और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो कौन कर रहा है, खुद मार्केट। इसी तरीके से अगर 50 की जगह डॉलर कितने का हो जाता, 40 का, तो इसे पता है क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। समझ में आ गया, एप्रिसिएशन ऑफ रुपीस, ठीक है। ऊपर देखो, जब 50 का डॉलर था 40 का हो गया था तो उसे क्या बोला था, रिवॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये किसने किया था, आरबीआई ने। लेकिन अब की बार यही काम हो रहा है बिल्कुल सेम, लेकिन कर कौन रहा है, मार्केट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कभी ना कभी आरपीएससी क्या पूछ सकती है, डिफरेंस पूछ सकती है किसके अंदर, रिवॉल्यूशन के अंदर और एप्रिसिएशन के अंदर, या फिर डिफरेंस पूछा जा सकता है डेप्रिसिएशन के अंदर और डिवैल्यूशन के अंदर। समझ में आ गया। तो डिफरेंस क्या है, दोनों केस में रेट वैसे ही है, लेकिन एक जगह पे रेट हो रही है आरबीआई द्वारा फिक्स, एक जगह पे मार्केट खुद तय कर रहा है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या सर क्लियर हो गए, ठीक है। तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फर्स्ट कौन सा था बताओ, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा कौन सा था, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग को ही फ्लेक्सिबल बोलते हैं, एक ही बात है। और तीसरा कौन सा होता है, मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। सर इसमें क्या होता है, ये इंडिया फॉलो करता है। कैसे, इसमें मार्केट तो तय करता ही है रेट, कई बार आरबीआई क्या करता है, इंटरफेयर करता है। इंडिया के अंदर आरबीआई क्या करता है, इसमें मार्केट में इंटरफेयर करता है। कैसे इंटरफेयर करता है समझो, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा। डॉलर कितने का है, 60 रुपए का। कंटिन्यूसली डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। डॉलर पहले कितने का पहुंचा, 65 का, फिर और बढ़ गई डिमांड, कितने का हो गया, 70 का, फिर और बढ़ गई 72, फिर 74। अब आपको पता है इससे क्या नुकसान हो रहा है इंडिया को, डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। इससे इंडियन रुपीस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट। क्यों, आरबीआई थोड़ा कर रहा है ये काम, ये कौन कर रहा है, खुद मार्केट कर रहा है। तो इसे क्या बोले, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीस। ये तो बात क्लियर है, पिछले टॉपिक में भी समझ लिया अपन ने। अब इससे नुकसान क्या है, पहले आप ये सोचो। इंडिया बताओ इंपोर्टिंग कंट्री है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री है। सर इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, तो इंपोर्ट ज़्यादा करेगा तो अपन को पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। किसी पर्सन ने 1 लाख डॉलर का माल इंपोर्ट किया, ठीक है, उसे पहले कितने रुपए देने चाहिए थे, 60 रुपए के हिसाब से 60 लाख। लेकिन अब कितने देने पड़ेंगे, 74 लाख, 74 लाख, ठीक है। 1 लाख डॉलर के हिसाब से कितने देने पड़ेंगे, पहले 60 लाख, अब कितने देने पड़ेंगे, 74 लाख। क्यों, क्योंकि ये डॉलर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो वो तो बैठे बैठे मर गया बेचारा। इंपोर्ट क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ जाएगी, कॉस्टली हो जाएगा इंपोर्ट। आपको पता है इंपोर्ट कॉस्टली होने का दिक्कत क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाता है, सीएडी बढ़ सकता है अपना, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से क्या होता है, एक चीज ये भी, अगर इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो क्रूड ऑयल कच्चा तेल महंगा हो जाएगा।
कच्चा तेल महंगा होगा तो इंडिया में इन्फ्लेशन हो जाएगा, इससे अपन पढ़ चुके हैं। और इन्फ्लेशन महंगा होगा तो लास्ट में अपन बीओपी क्राइसिस तक जा सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तक जा सकते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो अब इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अब इसमें आरबीआई इंटरफेयर करती है। अब आरबीआई ये तो बोल नहीं सकती कि आज से डॉलर की रेट 40 रुपये, ऐसा कह सकती है क्या? नहीं। अपन कोई फिक्स्ड सिस्टम थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। अपन कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? मार्केट पे। तो अब आरबीआई यहाँ पे एक बढ़िया सा काम करती है। बताओ, आरबीआई के पास खूब सारा डॉलर पड़ा होगा, ठीक है? मार्केट में डॉलर की डिमांड ज़्यादा है या कम है? डिमांड ज़्यादा है, तभी तो डॉलर की रेट बढ़ रही है। तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन डॉलर की सप्लाई क्या है? मार्केट में भी कम है। यही हो रहा होगा, तभी तो रेट बढ़ रही है। तो आरबीआई बताओ क्या करेगी? आरबीआई डॉलर को सप्लाई कर देगी मार्केट में। कैसे सप्लाई करेगी? आरबीआई डॉलर को सेल कर देगी। आरबीआई डॉलर बेचेगी, मतलब आरबीआई डॉलर मार्केट में सेल कर देगी। आरबीआई डॉलर मार्केट में सेल करने का मतलब क्या है? मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है? मार्केट में कोई चीज बेच देगी। क्या बेच रही है वो? डॉलर। डॉलर बेचने से आरबीआई के पास हाँ रुपीस बढ़ जाएंगे, ये चीज है। आरबीआई के पास क्या बढ़ जाएंगे? रुपीस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज क्या हुई है? डॉलर की जो डिमांड थी उसके कंपैरिजन में अब सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है? सप्लाई बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आरबीआई ने डॉलर बेच दिए। तो अब ये जो एक्सचेंज रेट है वो अब शांत होना चालू हो जाएगी। 74 की जगह वापस से कम होना चालू हो जाएगी। क्यों भाई? बढ़ क्यों रही थी पहले ये सोचो। बढ़ने का रीजन क्या था? कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो अब क्या करो उसके लिए? या तो डिमांड कम करो या सप्लाई बढ़ाओ। तो डिमांड तो कम कर नहीं सकते, तो सप्लाई बढ़ा दो। तो डॉलर जो आरबीआई के पास रखे रहते हैं ऑलरेडी, वो आरबीआई बेचना चालू कर देगी उसमें से, ठीक है? लेकिन ये क्या है? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। समझ में आया? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्यों नहीं है? आरबीआई के पास एक दिन आएगा ऐसा जब आरबीआई के पास सारे डॉलर ही खत्म हो जाएंगे। तो सर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ाओ। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो। ऐसा समझ में? अगर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो फॉरेन करेंसी अपने आप आएगी, तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। इंपोर्ट कम करेंगे तो डिमांड कम होगी डॉलर की, तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है कि आरबीआई डॉलर सेल करती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब आरबीआई ने इंटरफेयर किया, कि क्लियर किया, तो ये इंडिया फॉलो करता है। तो जब भी अगर कभी ऐसा होता है तो आरबीआई क्या कर सकता है उस केस में? डॉलर को मार्केट में सेल कर देता है, ठीक है? और भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था? अपने ये रेट बढ़ रही थी, इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा? सपोज करो, बताओ क्या होगा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से? सोचो, अगर गवर्नमेंट चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी तो इंपोर्ट कम होंगे ज़्यादा होंगे? कम होंगे। तो यही तो गवर्नमेंट चाहती है। अगर इंपोर्ट कम होगा तो अपने आप क्या होगा? डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। और जैसे ही मार्केट में डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? डॉलर की जो प्राइस है वो गिरना चालू हो जाएगी। क्लियर क्या? तो कई बार ऐसा उल्टा भी हो जाता है। अब देखो आप, उल्टा कैसे हो सकता है? वैसे चांस कम है उल्टा होने के। आपको मैं उल्टा करके भी दिखाता हूं इसका। $1 60 रुपए का चल रहा है। ये डॉलर कितने का हो गया? 55 रुपए का हो गया। अब ये डॉलर कितने का हो गया? 50 रुपए का हो गया। अब डॉलर की डिमांड क्या हो रही है? मतलब कम हो रही है। डॉलर की वैल्यू गिर रही है ना। तो वैल्यू क्यों गिर रही है? क्योंकि डिमांड डॉलर की क्या है? कम है। लेकिन सप्लाई क्या है? ज्यादा है। तो पता है आरबीआई क्या करेगी? आप बताओ आरबीआई क्या करेगी? आप खुद सोच के बताओ। मार्केट में डॉलर की डिमांड कम है लेकिन डॉलर की सप्लाई ज्यादा है। आरबीआई जो एक्स्ट्रा डॉलर की सप्लाई है उस डॉलर को परचेज कर लेगी। आरबीआई ये डॉलर जो एक्स्ट्रा पड़े थे उसको खुद अपने पास ले जाएगी। तो डॉलर की जो सप्लाई है वो अपने आप क्या हो जाएगी? इससे कम हो जाएगी। जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगी? इक्वल लेवल पे आ जाएगी, मतलब सही लेवल पे आ जाएगी। समझ में आया क्या? ठीक है। तो इससे किसको फायदा होगा? तो ये डॉलर की जो रेट है वो वापस कितने पे आ सकती है? 60 रुपए पे आ सकती है। गिरना अब ये बंद हो जाएगा डॉलर, ठीक है? गिरना बंद हो जाएगा ना। अभी गिर क्यों रहा था?
क्योंकि डॉलर की सप्लाई ज़्यादा थी। ठीक है, किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ बहुत ज़्यादा पैदा होगी कोई चीज़, तो वो धक्के खा रही होगी मार्केट में। टमाटर ज़्यादा पैदा हो गए तो मार्केट में वैसे ही मिल रहे होंगे 1-1 रुपये किलो, 2-2 रुपये किलो। ठीक है, तो अब तरीका क्या है कि उस टमाटर को हटा लो वहाँ से, तो अपने आप क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने खरीद लिए, तो अब टमाटर के रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, डॉलर की रेट पहले 50 रुपये तक आ गई, कम होके होके, मान लो डॉलर टमाटर है, अब वो कम होते होते 50 तक आ गई। तो तरीका क्या है, उस टमाटर को कम कर दो, उस डॉलर को मार्केट से कम कर दो। तो गवर्नमेंट का तरीका क्या है मार्केट से कम करने का, आरबीआई खरीद लेगी उस टमाटर को। टमाटर मतलब यहाँ पे क्या है, डॉलर। और जैसे ही आरबीआई ने डॉलर खरीदे तो डॉलर की जो रेट है वो वापस से बढ़ना चालू हो जाएगी, मतलब टमाटर की रेट बढ़ना चालू हो गई। समझ में आया क्या, क्लियर? तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अपन ने क्या चीज़ पढ़ी, मैनेज एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग सिस्टम, मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, बस आप इतना पढ़ लीजिए। फिर अपन अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी पढ़ेंगे अपन सेज के बारे में। ठीक है, और फिर अपन देखेंगे एक और टॉपिक, कौन सा जो बचा हुआ है, शायद रीर और नीर है ना। एक टॉपिक और बचा हुआ है, रीर और नीर, मतलब रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट है ना। तो ऐसे करके एक टॉपिक, 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसे एग्जिम पॉलिसी भी कहते हैं, एक ही बात है, एग्जिम कह लो या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कह लो। और फिर एक नीर रीर और एक सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपके लिए एक होमवर्क है दोस्तों, जरूर करना, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, इस बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको एक बार प्रिपेयर कर लेना, वरना अपन तो क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपन थैंक यू।